नमस्कार। इन दिनों भारत और चीन के संबंध बेहद तल्ख हो चुके हैं, ये हम सब जानते हैं। पहले गलवान झड़प और उसके बाद तवांग झड़प। इन दोनों ही घटनाओं के बाद सीमावर्ती क्षेत्र पर जिस तरीके से चीन अतिक्रमण कर रहा है, जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, उससे भारत की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। एक और घटनाक्रम हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हुआ है, जिससे भी भारत की चिंता बढ़ती नजर आती है। दरअसल नेपाल में नए प्रधानमंत्री ने शपथ ली है। नए प्रधानमंत्री बने हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर के नेता पुष्प कुमार दहल प्रचंड। हम सब जानते हैं, हाल ही में चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद जैसे ही रिजल्ट आया, नेपाल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। लेकिन इससे पहले कि वो राष्ट्रपति के सामने जाकर अपनी नई सरकार बनाने का दावा पेश करते, उससे पहले ही तमाम विपक्षी पार्टियों, जिसमें मुख्यतः तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उन्होंने एक साथ हाथ मिलाया और प्रचंड दहल को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करके अपना दावा पेश कर दिया। 25 तारीख को राष्ट्रपति मजबूर थी, राष्ट्रपति ने उन्हें आमंत्रित किया सरकार गठित करने के लिए, और 26 तारीख को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर के नेता पुष्प कुमार दहल और प्रचंड नेपाल के 44वें प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने शपथ ले ली। लेकिन चिंता कहां है, कहां भारत के लिए होनी चाहिए? इससे पहले कि 26 तारीख को वो शपथ लेते, पुष्प कुमार दहल ने एक ट्वीट किया। ट्वीट देखिए, उसमें ट्वीट में वो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर माओ त्से-तुंग, उनकी फोटो चिपकाते हैं और उनको 130वीं जयंती की शुभकामना देते हैं। वो लिखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के महान नेता कॉमरेड माओ त्से-तुंग को 130वीं जन्म जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूं। अब आप समझ गए होंगे। और जैसे कि प्रचंड की जो पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर, ये वही माओ है जिसकी विचारधारा पर प्रचंड की पार्टी बनी हुई है, जिसकी विचारधारा पर प्रचंड की पार्टी का अस्तित्व है। अब आप समझ गए होंगे कि चिंता कहां है। सोचिए, वो शपथ लेने से पहले अपने, जिसको वो दुनिया का सर्वहारा वर्ग का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और शाम को शपथ लेते हैं। इसका नतीजा हमें अगले ही दिन देखने को मिला, जब एक 6 सदस्यों का एक्सपर्ट दल नेपाल में काठमांडू पहुंचा, चीन का। यह किस लिए पहुंचा? यह दरअसल इस संभावनाओं को खोजना चाहता है कि क्या नेपाल और चीन के बीच रेल लाइन बिछाई जा सकती है। इस संभावनाओं को खोजने के लिए, इस परियोजना को चालू करने के लिए, शुरू करने के लिए यह 6 सदस्यों का एक्सपर्ट दल काठमांडू पहुंचा है शपथ लेने के 24 घंटों के अंदर अंदर, और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। दरअसल चीन चाहता है कि जो उसका अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें वो तमाम देशों को जोड़ना चाहता है चीन के साथ, रोड, रेल लाइन और दूसरे रास्तों के जरिए, उसी प्रोजेक्ट को चीन अब नेपाल में शुरू करना चाहता है और शुरू हो भी चुका है। क्योंकि जैसे ही प्रचंड प्रधानमंत्री बनते हैं, उससे 24 घंटों के अंदर ही एक एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो काठमांडू पहुंच जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। एक और घटना होती है। एक घटना है कि चीन और नेपाल के बीच जो ट्रेड है, जो फिलहाल बंद पड़ा हुआ था, उसको भी प्रधानमंत्री बनने के 48 घंटों के अंदर अंदर ही शुरू कर दिया जाता है। बाकायदा एक सेरेमनी होती है जिसमें तमाम चीन के अधिकारी पहुंचते हैं, और ये केरुंग और रसुआगढ़ी बॉर्डर का जो एरिया है, वहां पर से ट्रकों के जरिए ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। 6 नेपाल के सामान के ट्रक चीन भेजे जाते हैं। यानी पोस्चरिंग करने की, ऑप्टिक्स ये दिखाने की है कि चीन और नेपाल के बीच जो ट्रेडिंग है, जो विकास प्रोजेक्ट्स हैं, वो उसके जरिए वो बताने की कोशिश है कि अब चीन में डेवलपमेंट तेजी से होगा। यह पोस्चरिंग चीन की शुरू हो चुकी है। लेकिन असल में हम जानते हैं कि चीन की साजिश क्या है, क्योंकि इसकी एक झलक हमने फरवरी 2018 से जुलाई 2021 के बीच भी देखी थी, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के जो अब पार्टी बन चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, उसके नेता केपी शर्मा ओली जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी भारत का साथ छोड़ते हुए चीन के साथ गलबैयां बढ़ाने की कोशिश की थी। उसका नतीजा हमने देखा था कि भारत
और नेपाल के बीच जो मधुर संबंध सदी से रहे हैं, उनको बेहद खटास डालने की कोशिश लगातार इस तरह की जाती रही। हम जानते हैं कि नेपाल और भारत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक हर एक तरीके से नेपाल और भारत का संबंध बेहद मजबूत रहा है। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के जरिए एक दूसरे की शादियां भारत के इस हिस्से से नेपाल में होती हैं, नेपाल की शादियां इधर होती हैं। लेकिन इसको तोड़ने के लिए पिछले एक दशक से चीन लगातार कोशिश कर रहा है। उस कोशिश की एक झलक हमें 2018 से 2021 के बीच देखने को मिली, और जब केपी शर्मा ओली आखिरकार प्रधानमंत्री पद से हटाए गए, तो उसके बाद हमने देखा कि केपी शर्मा ओली के संबंध भी, यहां तक कि चीन के एक डिप्लोमेट के साथ सेक्सुअल संबंधों की भी बात, खबरें सामने आई थी। उसके बाद नेपाल कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बनते हैं। तब फिर से उसने कोशिश की कि भारत के साथ जो थोड़ी बहुत खटपट हुई थी उसको सुधारा जाए, उसको काफी हद तक सुधारा भी गया। यूएस के साथ भी शेर बहादुर देउबा ने संबंध सुधारने की कोशिश की। यूएस ने भी $500 मिलियन की एक बड़ी मदद करने की घोषणा की थी नेपाल को पैसे देने की, कि वहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू हो सके। लेकिन अब जब नए चुनाव हुए हैं, फिर से चीन ने पहले से ही तैयारी कर ली थी कि भारत के करीबी जो दल है वो इसमें कामयाब ना हो पाए, लिहाजा उन्होंने पहले ही कम्युनिस्ट पार्टियों को राजी कर लिया कि इससे पहले कि नेपाल कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के लिए दावा किए, तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां इकट्ठा हुई और उन्होंने कम सीट होने के बावजूद भी पुष्प कुमार दहल को प्रधानमंत्री पद बनाने की घोषणा कर डाली। कम सीट, नेपाल की पार्लियामेंट में 275 सीट है, जिसमें से सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी नेपाल कांग्रेस 89 सीटों के साथ। उससे दूसरे नंबर पर थी सीपीएन, केपी शर्मा ओली की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी 78 सीटों के साथ। उसके बाद तीसरे नंबर पर थे जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनकी पार्टी सीपीएन एमसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट सेंटर। लेकिन विपक्षी पार्टियां मिली, उन्होंने हाथ मिलाया, केपी शर्मा ओली पीछे हटे, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन हम सरकार सत्ता में हमें रहेंगे, और उन्होंने प्रचंड को प्रधानमंत्री बना दिया। और उस बनते ही जो हमें नतीजा देखने को मिल रहा है वो फिलहाल भारत की चिंता बढ़ाने के लिए काफी। हालांकि केपी शर्मा ओली की पार्टी ने बयान दिया है कि वो भारत के साथ बैलेंस संबंध बनाकर चलना चाहते हैं, भारत से उन्हें कोई दुश्मनी नहीं है, जाहिर है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से चीन का अतिक्रमण हम चारों तरफ देख रहे हैं, चिंता का विषय नेपाल की सत्ता की तरफ से नहीं है, चिंता का विषय चीन की तरफ से, जो थोड़ा भी हाथ पकड़ने पर, थोड़ा सा रास्ता मिलने पर सर पे बैठने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उनकी जो एग्रेसिव नीति है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू उन्होंने कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं भारत सरकार के माथे पर बल जरूर पड़ा होगा। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि 75 सालों से भारत की सरकार ने नेपाल के साथ जो संबंध जो बने हैं वो उतनी मजबूती से पिघलने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ और खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि उससे स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर ये एक सहारा लिया जा रहा है चीन की तरफ से, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब भारत को पीछे छोड़ो, चीन के साथ संबंध जोड़ो। इस तरह की लगातार सोशल मीडिया पर कोशिश हो रही है, और उसमें कामयाबी भी एक हद तक मिली है, क्योंकि भारत में पिछले कई सालों में हमने देखा, भले ही इस पर बात नहीं की गई हो, लेकिन नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ाने में सोशल मीडिया का एक बड़ा हाथ रहा है। उनका नैरेटिव यही है, एंटी इंडिया नैरेटिव, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को उभारो और प्रो चाइना सेंटिमेंट्स को सामने रखो। प्रो चाइना, एंटी इंडिया और प्रो चाइना सेंटिमेंट्स को उभारने की कोशिश सोशल मीडिया के जरिए लगातार हुई है, और उसमें एक हद तक कामयाबी भी मिली है। लिहाजा भारत सरकार को बेहद संवेदनशीलता के साथ, क्योंकि यह भी एक बात सच, जो सेंटिमेंट है नेपालीज के बीच में, उन्हें लगता है कि भारत बड़े भाई की तरह कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव पॉलिसी दखल नेपाल में करता रहा है। इस संवेदनशील इश्यू ऐसे नैरेटिव के बीच भारत को बेहद संवेदनशीलता के साथ इस मसले को सुलझाना होगा। प्रचंड कुमार दहल इससे पहले इंडिया आते रहे हैं, उनके भी संबंध हैं,
लेकिन उसको उसी तरीके से डील करना होगा। यहां पर समस्या प्रचंड दहल नहीं है, चीन है। हमें चीन को कैसे पीछे रोकना होगा कि वो नेपाल में उतनी तेजी से ना घुस पाए, क्योंकि नेपाल सिर्फ वो नेपाल के लिए नहीं घुस रहा, वो इंडिया के लिए घुस रहा। हमने देखा कि जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने थे, पहली बार भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर को लेकर कुछ टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। नेपाल की सरकार की तरफ से तरफ बयान क्यों दिए गए थे कि भारत ने नेपाल की जमीन कब्जा करके रखी है। इस तरह के मुद्दों को हवा देने की कोशिश हुई थी। इस तरह के मुद्दों को हवा देने की कोशिश फिर से हो सकती है। लिहाजा भारत सरकार को बेहद संवेदनशीलता के साथ नेपाल के संबंधों को बनाकर चलना होगा। बहरहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।